नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। 5 मई की तारीख बहुत खास है क्योंकि इस दिन लग रहा है इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण बुद्ध पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है और इसीलिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरीके की धार्मिक मान्यताएं हैं। ग्रहण के अशुभ प्रभाव को लेकर लोगों के जहन में, लोगों के मन में हमेशा एक आशंका सी बनी रहती है। लेकिन ग्रहण को लेकर जो डर है वो कितना सही है? ग्रहण कितना शुभ होगा और इसका कितना अशुभ प्रभाव पड़ेगा? ग्रहण काम बनाएगा या बिगाड़ेगा? और अगर ग्रहण से कुछ अनिष्ट होने की आशंका है तो उसका निवारण कैसे किया जाए? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से आप सभी का तारुफ में करवा दूं। डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ है, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है सर आपका। राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर वाई राखी हमारे साथ मौजूद है, टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजभूषण मिश्र जी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। और अनिल वस्त जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी सर बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से साल का पहला सूर्य ग्रहण हम सभी ने देखा, कई प्रभाव इसके भी हमने देखे और खासतौर पर जब बात राशियों की होती है तो चंद्र ग्रहण को लेकर भी जहन में कई आशंकाएं हैं कि किस तरीके से कौन सी राशि पर कितना शुभ या अशुभ प्रभाव ये डालने वाला है। तो राखी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम मेष राशि की बात करें तो चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेकर आने वाला है मेष राशि वालों के लिए? देखिए, सबसे पहले चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ब्रह्मांड में एक ही है तो इसका असर आपकी और मेरी जिंदगी पे तो जरूर पड़ेगा। लेकिन मेष राशि की बात की जाए तो इससे पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था वो आप ही की राशि में पड़ा था और अब जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, हालांकि वो तुला राशि में पड़ने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका असर आपके ऊपर होगा। आपकी मदर की तबीयत खराब हो सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े अप डाउन हो सकते हैं, तो अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, अन्यथा आपको थोड़ी सी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको करना क्या है, ग्रहण के समय पे चावल और चीनी का दान जरूर करें, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। और ग्रहण के बाद शंकर भगवान पर आप काले तिल और दूध भी अर्पण करें, अन्यथा कोई भी डरने या परेशान होने की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें आप। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तमाम उपाय आप बताते हैं हमारे दर्शकों को, उनको न सिर्फ अच्छे से सुना जाए बल्कि उनको अच्छे से फॉलो भी किया जाए। अनिल जी, जब हम वृष राशि के जातकों की बात करते हैं तो उनके लिए चंद्र ग्रहण क्या कुछ लेकर आने वाला है, कैसा रहने वाला है? सबसे पहले न्यूज़ नेशन के दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण है। इसका अर्थ यह होता है कि ग्रहण जैसा नहीं है, सिर्फ चांदनी धुंधली सी हो गई है। और यह भी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। और जब तक वृषभ राशि की हम बात करते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि तुला राशि जो कि 6ठे भाव में आ रही है, वृषभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण 6ठ भाव में पड़ रहा है। 6ठा भाव रोग का है, कष्ट का है। 6ठा भाव छोटी छोटी आपदाओं का है, नए नए चैलेंजेस का है। तो इसमें आपको सबसे पहले, क्योंकि तुला राशि में आया है, तो पत्नी से और स्त्रियों के प्रति आपका व्यवहार बहुत विनम्र होना चाहिए। और विशेष रूप से अपने परिवार में, क्योंकि शुक्र पत्नी का ही कारक है, तो उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी बातों से आलोचनाएं नहीं होनी चाहिए। मतभेद चाहे हों, लेकिन हमें प्रेम से मिलजुल के रहने की बात करनी होगी। और हाँ, जो इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, कोर्ट कचहरी का मामला हो, टाइम पे पहुंचिएगा। और अगर कोई प्राणी घर में बीमार हो तो हॉस्पिटलाइज जाने की भी संभावनाएं बन सकती हैं, इसके प्रति भी जागरूक रहना होगा। लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण घातक नहीं है, यह उपछाया है और भारत में इसका प्रभाव है। ये रात के समय लगभग 8:22 से लेके, और ऐसा समझ लीजिए 8:44 से लेके 1:02 तक इसका प्रभाव रहेगा। और ऐसे में हमें क्या करना होगा, अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लें या देवी मां का स्मरण कर लें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर लें। चावल ले लीजिए, चावल लेके 1 किलो चावल हाथ रखिए और सवेरे किसी घर में काम करने वाली स्त्री को दान कर दीजिए। इतना करेंगे, तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसा नहीं सबके ऊपर होगा, जो बीमार होंगे, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, उन पे इसका असर बहुत थोड़ा
25% भी नहीं होगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, यदि आप देश विदेश में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उसमें ध्यान रखिएगा आर्थिक दृष्टि से कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सचेत रहा जाए और तमाम जो प्रिकॉशंस छोटे छोटे हैं वो जरूर लिए जाए। त्रिपाठी जी, आपसे समझना चाहेंगे मिथुन राशि के जो जातक है उनके लिए कैसे रहने वाला ये समय? देखिए रंजना, जो मिथुन राशि के जातक हैं, खास तौर से जो मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध होता है, और चंद्रमा चूंकि चंद्रमा की राशि पर लग रहा है, तुला राशि पर लग रहा है। चंद्रमा मन का कारक है और बुध को कहते हैं बुद्धि का कारक है। तो व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बुध वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंतन करते हैं, एनालिटिकल ब्रेन होता है, तो किसी भी बिंदु पर बहुत गहराई से सोचने लगते हैं। तो जब वो काफ़ी माइक्रो लेवल पर सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो बड़े उत्साहित हो जाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन वही जब नेगेटिव चैनलाइज होते हैं तो नकारात्मक भावना उनके मन में आ जाती है। तो चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो उनके लिए सलाह है कि वो निगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें और अपने समय का सदुपयोग करें। और पंचम भाव खासतौर से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रारब्ध का भाव है, तो उनका प्रारब्ध अच्छा हो। ऐसे में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, भगवान गणपति का जप करें और उनका अच्छा हो इसके लिए उनको क्या करना है कि चीनी है, दूध है, सफ़ेद वस्तु है, दान करें। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनका यह वर्ष, इनका समय बहुत अच्छा होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा होगा, इनकम का जरिया बढ़ेगा। संतानें बहुत अच्छा कहे कि संतान एक प्रकार का धन है, तो संतान की टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें, उनके प्रति आप कंसर्न रखें, उनको इनकरेज करें, उनकी आलोचना न करें। और आपका चूंकि चंद्र ग्रहण अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें। और जिस दिन बहुत ज्यादा जरूरी होते आए त्रिपाठी जी कि भगवान का जो पूजन अर्चन है वो हमेशा एक पॉजिटिव लाइट जिंदगी में लेकर आता है, तो वो तो हमें करना चाहिए। राजकुमार शास्त्री जी, जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए किस तरीके का समय लेकर आने वाला है ये चंद्र ग्रहण? कर्क राशि के जो जातक हैं वह मानसिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, चूंकि चंद्रमा जिस प्रकार अरविंद भाई ने बतलाया कि चंद्रमा जो है पीड़ित है और ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि पति पत्नी के बीच में परस्पर मनभेद हो सकता है। मतभेद नहीं, मनभेद की बात कर रहा हूँ। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से इनको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत सोच समझ करके धन का खर्च करें और विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, जिनकी माता का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसके लिए बहुत सामान्य से उपाय है कि देखिए, एक जो घटी है वह 24 मिनट की होती है और 2 घटी यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 4 घंटे का ये ग्रहण लग रहा है। 4 घंटे का जो समय है, इस समय काल में उनको जो चंद्रमा का मंत्र है उसका जप करें, चंद्रमा की वस्तुओं का दान करें, अन्यथा राहु की या केतु से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका दान करना इसके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। बिल्कुल, ये जो तमाम उपाय हैं ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो थोड़े बहुत अशुभ संकेत देखने को मिल रहे हैं उन्हें आप शुभ में बदल सकते हैं। बृजभूषण जी, जैसा कि शास्त्री जी ने कहा कि खासतौर पर रिलेशनशिप को लेकर कर्क जातक जो हैं, कर्क राशि वाले, उनके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बात जब हम सिंह राशि की करते हैं तो क्या उसमें भी सामान्य प्रभाव देखने को मिलेगा या फिर इसके इतर कुछ और भी संभावनाएं लेकर आ रहा है चंद्र ग्रहण? सिंह राशि जो है, सिंह राशि में ये सिंह राशि वालों के तृतीय भाव में ये ग्रहण लगेगा। तृतीय भाव वो भाई का होता है, पराक्रम का होता है। तो इसमें जब ग्रहण यहाँ पे लगेगा तो कॉन्फिडेंस की कमी उनकी होगी, भाई से मतभेद हो सकता है। और चूँकि भाग्य भाव के ठीक सामने पड़ता है, तो ऐसे में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट 15 दिन से 1 महीने के बीच नहीं करना चाहिए, चूँकि राशियों पे प्रभाव 15 दिन से 1 महीने तक पड़ता है। तो और उस समय कंट्रोल करके रखना चाहिए। और सूर्य भगवान की पूजा, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और दूध का, चावल का दान करना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब आप यही समझाना चाह रहे हैं कि जो दान का महत्व है हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और न सिर्फ चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बल्कि हमेशा हमें ये करता रहना चाहिए। राखी जी, बात अगर कन्या राशि के जातकों की करें तो उनके लिए कैसा रहने वाला, खासतौर पर चूंकि बात रिलेशनशिप्स को लेकर हो रही है, लेकिन बात जब करियर की आती है, स्वास्थ्य की आती है, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर कई गंभीर बीमारियां आसानी से हमें जकड़ ले रही है, तो चंद्र ग्रहण भी कोई अहम रोल इसमें अदा कर सकता है? बिल्कुल, चंद्रमा मन का कारक है, मन पीड़ित रहेगा, शेयर मार्केट में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा, मौसम में इसका प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा। कन्या
कन्या राशि वालों, कोई ट्रैवलिंग का अगर आपका प्लान है और खासकर धार्मिक यात्राओं का प्लान है तो मेरा मानना है कि अगले 40-45 दिन के लिए इसे आप टाल दें, या अगर आपको जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो एक रुद्राभिषेक शंकर भगवान का इस ग्रहण के बाद करवा कर जाएं तो अच्छा रहेगा। ओम गण गणपते नमः का जाप जरूर करें। घर की खाने की हर चीज में आप तुलसी जरूर डालें। फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि भारत में ग्रहण नहीं है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन जब ये ग्रहण लगेगा उस दिन रात है, पूर्णिमा है, चांद भी पूरा होगा, बुध पूर्णिमा है और चंद्रमा जब दिखेगा तो उसका असर पूरे विश्व में होगा, क्योंकि आसमान में चंद्रमा एक ही है। कन्या राशि वालों के लिए एक और बेहद ज्यादा जरूरी उपाय कि अपने वजन के बराबर हरा चारा आप 6 मई को किसी भी गौशाला में जाकर गाय को खिला दें, कोई आहित आपके साथ नहीं होगा। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि कम से कम मन को शांत रखें। बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है, वहीं से सब चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। अनिल जी, तुला राशि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बनी हुई है क्योंकि चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बताया जा रहा है वो तुला राशि के जातकों के लिए, और मेरी ये पर्सनल क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैं खुद भी तुला राशि की हूँ, तो उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला, ये बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लग्नेश भाग्य गति, भाग्य स्थान में लगन का स्वामी चला गया है शुक्र, तो भाग्य उसका प्रबल रहेगा। नंबर 1, लगन में चंद्रमा है, चंद्रमा दशमेश होकर लगन में है, और यह सही है कि उसका शुक्र के साथ बहुत मैत्री संबंध नहीं है। और तुला राशि में ही जब ये ग्रहण पड़ता है तो हमें कुछ बातें और भी देखनी है। सूर्य उच्च के हैं, यहाँ बुध भी वहां पर है, बुध आदित्य योग बन रहा है 7th हाउस के अंदर, गुरु के साथ राहु है, तो ये एक चंडाल योग भी बना हुआ है। लेकिन ये शब्दों के अर्थ समझने चाहिए। गुरु किसी भी परिस्थिति में कितने ही निम्न स्थिति में हो, गुरु चंडाल नहीं होता, बल्कि निम्न व्यक्तियों को भी उच्च की ऊंचाइयों पर ले आए, उसी को तो गुरु कहते हैं। लेकिन हाँ, चारित्रिक दृष्टि से गुरु को भी और बड़े लोगों को भी पवित्र रहना होगा, क्योंकि हमारे आचरण से सारी बातें आएंगी। अब तुला राशि के जातकों के लिए देखिए, नवमेश 7th हाउस में, विवाह संबंधी कोई अच्छी खबर, अगर किसी के घर में बेटी विवाह योग्य नहीं हो रहा तो ये योग भी आने वाले लगभग 40 दिनों के बाद, और 3 महीने के अंदर अंदर इस योग की खुशखबरी भी आप लोगों को मिल जाएगी। और देखिए, पंचमेश पंचम में ही है, लेकिन उसकी दृष्टि 7th हाउस में है, तो इसमें क्या होता है, आलस्य का हमें परित्याग करना होगा, आलस्य बहुत आएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये उपछाया है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और चंद्रमा की इस चांदनी में धुंधलापन है, तो उससे क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति, सोचने विचारने की बातों में थोड़ा सा अंतर आएगा। दशमेश लगन में है केतु और राहु के प्रभाव में। अगर कहीं विदेश में, अगर कहीं बाहर जाने की योजना बनाए, या कहीं कोई ऐसे कंट्री में जहां राहु का प्रभाव हो, जैसे दुबई पास में ही है, अगर वहां कोई लोग जॉब करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, या पहले करते हो उनको हट गई हो, तो उनको मिलने के योग भी बन जाएंगे। हाँ, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी बातों पे हमें आपस में लड़ना नहीं होगा। वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन परिस्थितियां विपरीत भी हों, मनस्थिति को अनुकूल किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रभाव में चिंतित बिल्कुल ना हो। तुला राशि के लिए एक रामबाण उपाय बता रहा हूं, और आखिर में बताऊंगा ऐसा उपाय जो 12 राशियों पे कारगर हो जाएगा। आप क्या करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग के ऊपर दही चढ़ा दीजिए। जी हाँ, पहले तो जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद दही चढ़ाइए या छाछ चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। सारे अरिष्ट अनिष्ट दूर होंगे, विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी, विवाह का सुंदर योग भी दिखाई देगा, और कोई भी अरिष्ट अनिष्ट होगा तो दूर हो जाएगा। बिल्कुल, बस जी ने जैसे कहा कि ये उपछाया है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो जैसा आपने विवाह का जिक्र किया तो मैं भी भयभीत नहीं होती हूँ यहाँ से, नहीं होने की। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर त्रिपाठी जी, वृश्चिक राशि के जो जातक है उनके लिए समय कितना शुभ और कितना अशुभ? देखिए रंजना, जब ये ग्रहण लगेगा तो खास तौर से तुला राशि पर लग रहा है, और तुला राशि में चंद्रमा है, केतु है, उसके 7वें भाव में सूर्य उच्च का है, बुध भी है, वहीं देव गुरु बृहस्पति भी है, राहु भी है, और मंगल शुक्र एक साथ 9वें भाव में हो गया, और शनि अपने घर का पंचम में बैठा हुआ है। तो वृश्चिक राशि के जो जातक होंगे उनके लिए यह कालखंड खास तौर से बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी को बनाने के लिए अच्छा है,
और उनका व्यापार बढ़ेगा, आगे जाएंगे, नौकरी के दृष्टिकोण से बढ़िया है और घर को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, भाग्य उनका साथ देगा। अगर इस दरमियान 0 से 45 दिन के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा होगा तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, माली हालत अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आएगी। इनको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अपने वाणी से अपने लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, अपनों के बीच में पराये जैसे महसूस करते हैं। तो इनको वाणी पर ध्यान रखना है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि समय कम है, इसमें क्या करना है कि इस ग्रहण काल में आप भगवान शिव की आराधना करिए। ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय में इस मंत्र का जप करें। और अभी अनिल बस जी ने बताया कि आप इसमें भगवान शिवलिंग पर दही है, दूध है, चावल है और बेलपत्र अर्पित करें ग्रहण काल के बाद, तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। त्रिपाठी जी, मैं भी पर्सनली ये समझती हूँ कि पूजा कम से कम आप मेंटल पीस के लिए, अपने सेल्फ पीस के लिए करें, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। शास्त्री जी, आगे बढ़ेंगे और धनु राशि की जब बात करेंगे तो धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है चंद्र ग्रहण का ये समय? भाग्य बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि भाग्य हमेशा व्यक्ति का, देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, कर्म पर भी विश्वास रखना चाहिए। तो इस प्रकार के लोगों के लिए सलाह है कि वो कर्म पर अग्रसर हों जी। उनको अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। नौकरी में कुछ समस्या आ सकती है और फल की चिंता न कर, और संतान उनकी संतान का भाग्योदय हो सकता है। उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है कि पीली वस्तु हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, अन्यथा भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के पीले रंग के वस्त्र भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें। बृहस्पति का योग बनेगा और हो सके तो सोना खरीदें। सोना खरीदेंगे, धन धान की वृद्धि होगी, सोना के रेट बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसे सोने से उनको लाभ होगा। बिल्कुल, एक सोने की वस्तु आप छोटी सी जितनी भी अपनी क्षमता के अनुसार खरीद सके वो खरीदेगा, क्योंकि शास्त्री जी ने कहा कि उससे चीजें जो हैं वो बेहतर हो सकती है। तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। ब्रजभूषण जी, कैसा समय रहने वाला है मकर राशि के जातकों? देखिए, मकर राशि के 10वें भाव में ये ग्रहण लगेगा। 10वां भाव जो होता है पिता का होता है और कर्म क्षेत्र मेरा होता है। तो यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती है, और कर्म क्षेत्र जो हम काम करते हैं उसमें अगर कोई बदलाव करना चाह रहे हैं या नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उसमें थोड़ी बाधाएं आ सकती है। और अगर हम स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ी बाधाएं आ सकती है। लेकिन चूँकि बृहस्पति इनके 4th हाउस में है अभी और उसकी दृष्टि 10th हाउस पर है, तो बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, चूँकि बृहस्पति का अमृत तो उनके 10th हाउस पे पड़ रहा है। तो ऐसे में कर्म क्षेत्र ठीक हो जाएगा, 15 दिन तक इसका प्रभाव पड़ेगा। और मकर राशि वाले अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं और चावल का दान करते हैं तो उनका अच्छा रहेगा। दान पुण्य जो है वो हमेशा से हमारे शास्त्रों में भी राखी जी कहा है कि वो वैसे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी जो हम कर्म करते हैं उसकी फल तो हमें मिलता ही है। लेकिन कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए कुछ विशेष उपाय हैं, दान के लिए भी कुछ खास ऐसी टिप्स अगर आप देना चाहें? देखिए, कुंभ राशि में शनि भी गोचर कर रहे हैं, इस वक्त वहीं पर हैं और वो उनकी प्रिय राशि भी है, अपने घर पर हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए बस इतना जरूरी है कि आपका पेट खराब हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। किसी को टाइम पर पैसा उधार ना दें। अगले 45 दिन तक अगर आपने किसी को पैसा दिया तो वो पैसा लौट कर वापस नहीं आएगा। यात्राओं पर जाते वक्त अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर रखें, अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखें, गुस्से और वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें और आप अगले 45 दिन तक लगातार शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें और सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनें। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये भी हो सकता है, जैसे कि अनिल जी आप बार बार कह ही रहे हैं कि ये उपछाया है, ये विशिष्ट ग्रहण नहीं है। ऐसे में मीन राशि वालों को क्या रिलैक्स हो जाना चाहिए? कैसा समय रहने वाला उनके लिए? मीन राशि के जातकों के लिए खास बात, स्थान परिवर्तन मुझे दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर बदलना चाह रहे हो, और यह भी हो सकता है कि किसी यात्रा में, ये तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। खास करके अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ ईगो प्रॉब्लम लेके ना बात करें, क्योंकि आपकी जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऐसी स्थिति में राहु देखता है 10वें भाव को, और 10वें भाव का अधिपति राहु के ही साथ है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक टर्निंग पॉइंट है। और एक खास बात और, द्वितीयेश और तृतीयेश का योग, द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड द 3rd हाउस बोथ प्लेस्ड इन द 4th हाउस एंड एस्पेक्टिंग द 10th हाउस। राजनीति में सितारे करवट ले रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए अचानक कोई बुलावा आ सकता है,
हो सकता है कोई विशेष आशीर्वाद आपको मिल जाए, इसका उल्टा भी हो सकता है तो ये कि तो अनिल जी आपने आपको परेशानी भी हो जाए, तो डरिए नहीं। ये रहा रामबाण उपाय जो मैंने आपसे कहा था। भगवान शिवलिंग के ऊपर जब आप जल चढ़ाते हैं तो चंद्रमा ठीक हो जाता है, जब आप उसमें दूध चढ़ाते हैं, ध्यान से सुने, बृहस्पति ठीक हो जाता है, और जब आप उस पर दही चढ़ाते हैं शुक्र ठीक हो जाता है, और जब आप उसके अंदर विशेष रूप से लाल रंग का सिंदूर चढ़ाते हैं तो मंगल ठीक हो जाता है, और यदि धूप दीप दिखाते हैं तो राहु केतु ये भी प्रणाम करने लगते हैं, लाभ होगा। बड़े बुलावे का जिक्र करके मीन जात को जो है उनको एक होप दे दी है। वो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहरहाल तमाम राशियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन त्रिपाठी जी यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि जो भी सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव की हमने बात की है, और हमारा काम है पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को समाधान देना, डराना नहीं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ग्रहण की जो तमाम नकारात्मकताएं हैं जिनको लेकर हमने डिस्कशन किया, उन्हें पॉजिटिविटी में हम कैसे बदलें? जी देखिए रंजना, ग्रहण जब शब्द आता है सुन करके मन में अकारण भय उत्पन्न हो जाता है, और ग्रहण को लेकर के व्यक्ति के मन में तमाम तरह की चिंता होती है। वो भी जो मन का कारक है चंद्रमा, खास तौर से जब उस पर ग्रहण लगता है तो मन पर ही ग्रहण लग जाता है, खास तौर से हमारी तमाम तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ग्रहण लग रहा है भारत में इसका प्रभाव नहीं है। ग्रहण काल में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो मुझे कई गुना होकर के मिलता है, तो इसमें हमको धार्मिक कार्य करना चाहिए, मनसा जाप करना चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, और जो आपके भाग्य के स्वामी हैं उनकी आराधना करना चाहिए। आपको पता है चंद्रमा इस धरती पर माँ ही है, जो आपकी माँ खुश तो दुनिया में आपसे सब कुछ, तो अच्छे कर्म करिए। बिल्कुल राकेश जी, और इसलिए कहा भी जाता है कि उस व्यक्ति के पास सब कुछ है जिसके पास उसकी माँ है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई उपकरण नहीं है, ईयरबड नहीं है या फिर समय नहीं है, तो अपने माँ के सामने शीश झुकाइए, उनके चरण को स्पष्ट कीजिए, आपके पास सब कुछ आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो तमाम शंकाएं दर्शकों के जहन में हमेशा चंद्रग्रहण को लेकर बनी रहती हैं उस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, और बहुत ही आसान शब्दों में जो कि दर्शक हमारे एक आम व्यक्ति भी समझ सके वो समझाने के लिए। देखिए चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण, अलग अलग ग्रहण जो है वो लगते रहते हैं, और अगर कुछ नहीं लगना चाहिए तो आप लोगों को नेगेटिविटी नहीं लगनी चाहिए, और यही मकसद भी हमारा रहता है। इसीलिए ऐसे खास पेशकश हम लेकर आपके बीच में हाजिर होते हैं, जहां पर हम कोशिश कर पाएं कि जो भय फैलाने वाली बातें होती है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर तरह तरीके की चीजें स्प्रेड होती रहती है, उनको दूर कैसे किया जाए। उम्मीद है कि आपने ध्यान से हमारे तमाम मेहमानों को सुना होगा, और जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं उन्हें आप अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को स्वस्थ बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे और हेल्दी बनाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। लगातार न्यूज नेशन पर आप बनाए रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए।